कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया है, इसको स्टॉप कर दिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। चलो ठीक है। अच्छा, आज जो है हम बेसिकली देखेंगे कि हमारे पास जो है वो टेबल्स वगैरह होते हैं HTML के अंदर, वो हम कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम फॉर्म वगैरह को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेक्चर 3 और इसका मैं नाम दे दूँगा टेबल्स या टेबल डॉट HTML। अच्छा, मैं क्विक बॉयलरप्लेट जनरेट कर लूँगा और यहाँ पे जो हम बेसिक हेडिंग वगैरह दे देते हैं। अच्छा, बेसिक टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हमारे पास वैसे मेनली 3 ही टैग होते हैं जो स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं। एक वो तो होता है टेबल का टैग, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना हमारी डिफरेंट रो बनती हैं। उसके लिए हमारे पास जो टैग यूज होता है वो है TR का, ठीक है। और इसी के साथ TR के बाद जो है हम इसके अंदर ना इसकी हेडिंग या इसका डाटा वगैरह जो है वो दे सकते हैं। ये बेसिकली मैंने क्या किया, टेबल के अंदर जो है वो एक रो डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है वो हेडिंग वगैरह देंगे और उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है TH। इसमें सपोज मैं अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म बना रहा हूँ तो एक स्टूडेंट का जो है वो नेम हो सकता है, ठीक है, उसका जो है रोल नंबर हो सकता है, इसी के साथ उसके फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं, सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक सेक्शन हो सकता है। तो इस टाइप की फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर जो है टेबल की जो हेडिंग्स होंगी ये वो डिफाइन करेगा। अच्छा, इसके बाद दोबारा मैं एक और रो बनाऊंगा। इस रो के अंदर जो है हम टेबल का जो डाटा है वो डिफाइन कर सकते हैं। टेबल के डाटा के लिए हमारे पास जो है वो जो टैग यूज़ होता है दैट इज़ TD, ठीक है। इसके अंदर ऊपर हमने क्या लिखा था, नेम था। इस जगह पे जो है हम नेम डिफाइन करेंगे। रोल नंबर था 1 2 3 आ गया, ठीक है। मार्क्स लिखने हैं 1000 लिख दिए। सब्जेक्ट, अच्छा जी, इसके बाद सेक्शन A कर दिया हमने। इस तरह से डिफरेंट जो हम नीचे इसके बनाते चले जाएंगे और ये जो है उसके नीचे डाटा दिखाता चल जाएगा। इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि किस तरह से हमें दिख रहा है। ये जो है ना अभी कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये ऊपर जो है हमारी हेडिंग्स आ गई हैं, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, सब्जेक्ट, सेक्शन वगैरह, ठीक है, और उसके नीचे जो है वो डाटा वगैरह आ गया। अब इसी तरह जितना भी हम नीचे जितनी भी रोज बनाते जाएंगे TD के साथ, वो बेसिकली डाटा के तौर पे डिफाइन होती जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और जो TH है और TD में फ़र्क बस यही है मेनली कि वो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बोल्ड आता है TH, और TD जो है वो बोल्ड नहीं होता, ठीक है। जैसे इसमें आप देखा होगा कि इस रो में हमने जो है वो सारे TH बनाए हैं, हेडिंग के तौर पे हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं इसलिए, और बाकी जो नीचे है इसमें हमने जो है वो TD बनाए हैं क्योंकि इन्हें जो है हम डाटा के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ना कुछ एडिशनल टैग्स भी आते हैं जो कि बेसिकली एक तो SEO के लिए बेहतर होते हैं, ठीक है। मतलब बिहाइंड द सीन जब वो आप सर्च इंजन जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट जब क्रॉल कर रहे होते हैं तो उन्हें रीडेबिलिटी के लिए वो हेल्पफुल करते हैं। अब उनमें जो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हेडिंग दी है ना हमने यहाँ पे, इसको हम रैप कर सकते हैं टी हेड के अंदर, ठीक है, टेबल हेडिंग, ठीक है, टेबल हेड। और इसको जो है इसके अंदर हमने ऐसे रैप कर दिया। इससे जो है कि सेपरेट एक सेक्शन बन गया कि इसकी जो हेडिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसी तरह इसके बाद बॉडी का पार्ट आ जाता है। ये बॉडी यहाँ से लेके जो है यहाँ तक आ रही है, ठीक है। इसमें जितनी भी बाकी जितनी रोज़ हैं वो बेसिकली हमारे टेबल की बॉडी है। तो हमने क्या किया, बाकी जितनी रोज़ हैं उनको उसके अंदर जो हमने रैप कर दिया, ठीक है।
ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है टेबल की हेडिंग होगी, और ये यहाँ से जो है नीचे तक जितनी भी इसमें रोज़ आ रही हैं वो बेसिकली हमारे टेबल की जो है वो बॉडी है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं रीलोड करूँ तो यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बिहाइंड द सीन कोड की रीडेबिलिटी के लिए भी अच्छे हैं। वैसे जो है स्ट्रक्चर वगैरह अगर हमने स्टाइल करना हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक टी फुट भी होता है, अगर हम फॉर एग्जांपल बॉटम साइड पे कोई ऐसी चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं बॉडी के बाद। ठीक है, टी फुट नाम का एक टैग होता है, इसके अंदर भी बेसिकली हम वही चीज़ करेंगे, एक टी आर बना सकते हैं, अगेन टी डी। ठीक है, फॉर एग्जांपल टोटल मैं लिखना चाह रहा हूँ और एक और टी डी के अंदर मैंने जो है वो टोटल स्टूडेंट्स लिखने हैं, मैंने कहा 3 है। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो आ जाएगा। अब एक जो है ना ऊपर जो चल रही होती है ना रो, उसके नीचे ही दूसरी रो आती है, हम अलग कर सकते हैं इसको, देखते हैं आगे किस तरह से हम वो करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ जो है वो कुछ एट्रीब्यूट बताता हूँ टेबल के। टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। ठीक है, इसके अंदर अगर हम 1 लिखें ना तो ये क्या करेगा कि पूरे टेबल को एक जो है ना बॉर्डर से रैप कर देगा इस तरह से। इस तरह का एक जो है वो बॉर्डर लगा देता है हर सेल के अंदर। ठीक है, और आउटसाइड भी बॉर्डर के, टेबल के आउटसाइड भी। इसके अलावा एक और होता है, दैट इज सेल स्पेसिंग। अब ये जो थी ना ये बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई थी, ये हल्की सी स्पेस आई हुई है, असल में ये सेल्स हैं, इनके दरमियान ये हल्की हल्की स्पेस है। हम ज़ीरो करके जो है ना सेल स्पेसिंग को इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको मैंने रिलोड किया, अब वो जो स्पेसिंग आई हुई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बट इसे हम बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैंने इसे 10 कर दिया तो ये बेसिकली 10 पिक्सल्स होते हैं। अब पिक्सल क्या होता है? पिक्सल बेसिकली हमारी जो स्क्रीन होती है, जैसे हमने कल भी आई थिंक पढ़ा था, वो काफ़ी सारे पिक्सल पे होती है, तो वो एक डॉट के बराबर एक पिक्सल होता है। ठीक है, तो यूँ कह लो कि 10 डॉट्स जो है वो मिलके जो है वो 10 पिक्सल्स बनेगा। तो ये उतना ही जो है उसमें गैप दे देगा। ये इतना जो गैप है ना ये 10 पिक्सल्स का है बेसिकली। ठीक है, जैसे हर सेल के दरमियान ना 10 पिक्सल्स का जो है वो गैप ले लिया। इसे हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसे हम 5 कर लेते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं 5। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ना वो एक आता है सेल पैडिंग नाम का। इसको भी अगर मैंने 5 कर दिया तो सेल पैडिंग बेसिकली होता क्या है? पैडिंग होती है कि इन साइड ये जो एक सेल है ना, इसके इन साइड ये क्या करेगा कि एक ना स्पेस बना देगा इसके अंदर वाली साइड पे, यहाँ पे कि कंटेंट जो आ रहा है ना ये इतना कंटेंट, इसके बाहर वाली साइड पे स्पेस बना देगा। अगर मैं रिलोड किया तो ये जो है देखें इसके इस साइड पे स्पेसेस आ गई हैं। ठीक है, हर सेल के अंदर ना उसने क्या किया कि उतने ही पिक्सल्स की जो है वो स्पेस क्रिएट कर दी है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है ना, जैसे इसको हम चाहते हैं कि ये ना 3 जो है वो इस तरफ आ जाए, टोटल जो है ये कंप्लीट सेल ले ले, इधर की पूरी स्पेस ले ले, 3 ताकि पीछे चला जाए। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि एक जो है ना सेल, एक स्पैन, इसको बता सकते हैं कि इसने कितने जो है वो कॉलम लेने हैं, कितने जो इसने रो लेने हैं। उसके लिए हमारे पास जो है कॉल स्पैन नाम का एक एट्रीब्यूट आता है। तो इसमें अगर हमने काउंट करने हैं कि कितने हमने स्पैन इसको देने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 4 स्पैन की जो जगह है वो टोटल जो है वो ले लें, या मैंने कहा 4। ठीक है, इसको रीलोड करूँगा, इसने क्या किया 4 स्पैन की जो है वो जगह अक्वायर कर ली है। ठीक है, और बाकी जो जगह बची हुई थी कोड की वो इसने ले ली है। इससे ये हुआ कि ये आगे की तरफ आ गया और टेबल जो हमारा थोड़ा सा अलाइन हो गया। अच्छा, इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे ये कॉलम साइड था, हम यही चीज़ जो है वो रो साइड पे भी कर सकते हैं। अब रो साइड पे करने के लिए हमारे पास जो है ना वो रो स्पैन होता है। अब उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ए है ना ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये बार बार हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ए की मैं रो बना दूँ और वो जो है वो सबको जो है वो कवर कर लें। लेकिन अभी के लिए इसने एक ही एरिया कवर किया हुआ है, मैं चाहता हूँ ये तीनों रोज को जो है वो कवर कर ले कंप्लीट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना इसको कहूँगा कि मैं यहाँ पे रो स्पैन। ठीक है, इसके जो रो स्पैन है ना वो 3 है। ठीक है, ये 1 2 3, 3 रोज की जो है वो जगह ले ये अकेला सेल। रीलोड करूँगा, ये देखें इसने जो है कंप्लीट यहाँ से
जगह एक्वायर कर ली है। अच्छा, टेबल में जो है बेसिकली यही होता है, इसके अलावा एक कैप्शन होता है जो कि हम टेबल के टैग की पूरी बात जो है वो एक टैग लिख सकते हैं यहाँ पे, कैप्शन। ठीक है, और इसमें कह सकता हूँ स्टूडेंट्स डाटा। ठीक है, ये जो है इस तरह से सेंटर में करके आ जाता है टेबल के बिल्कुल। ठीक है, ये टेबल था HTML में। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, या हम आगे फॉर्म की तरफ मूव कर रहे हैं। आगे हमने जो है वो फॉर्म पढ़ने हैं, HTML के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है वो फॉर्म कैसे हम बना सकते हैं HTML के अंदर। अच्छा, उसके लिए ना मैं यहाँ पे एक अलग फाइल बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेक्चर सी डैश फॉर्म्स डॉट HTML। अच्छा, फॉर्म के लिए भी हमारे पास जो है वो बेसिकली एक फॉर्म का टैग आता है। ठीक है, और इसमें जो है ना ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक एक्शन और मेथड। ये एक्शन जो होता है ना, ये बेसिकली बताने के लिए होता है कि ये फॉर्म हमने सबमिट कहाँ पे करके करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई बैकएंड या कोई ऐसा कोई वो अटैच तो नहीं है डेटाबेस, तो हम जो है इसको भी मिस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मेथड भी होता है, वो भी इसी तरह से है। उसको हम बाद में जो है आगे पढ़ लेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसके बाद जो मेन एक टैग होता है डैट इज़ इनपुट। ठीक है, इनपुट के अंदर अगर जैसे ही हम लिखेंगे ये 3 एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। आईडी को भी हम छोड़ सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे इसी में ही। नेम को भी अभी देखते हैं थोड़ी देर तक। अब जो टाइप है ना, ये बेसिकली हमारे पास जो इनपुट होती है ना, इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब उस टाइप्स को चेक करने के लिए आप जो है इसकी टाइप को यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी आपको टाइप्स जो है वो मिल रही हैं। ठीक है, आप सारी को ट्राई कर सकते हैं। अभी चंद एक को हम देखेंगे। इसको अभी के लिए मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, और इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि क्या हमें दिखाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है एक बोग सा बन के आ रहा है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये कुछ टाइप करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये बेसिकली यूज़र से इनपुट वगैरह लेने के लिए यूज़ होती है, जैसे सर्च बार हो गए। ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पे URL डाला, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनपुट टैग के थ्रू बनते हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें एक लेबल होता है। लेबल जो है बेसिकली हम बता सकते हैं कि इसमें जो है किस टाइप का यूज़र ने जो मतलब इस इनपुट के साथ लिंक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हेडिंग दे रहे हैं एक इनपुट से पहले। फॉर एग्जांपल यूज़र ने इसमें नेम लिखना है, तो हमने ये बता दिया कि ये जो है नेम के लिए। यहाँ मैंने BR डाल दिया, तो 2 डाल देते हैं। अच्छा, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नेम आगे जो है उसको इनपुट शो हो जाएगी। ये बेसिकली जो है दोनों ही एक इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इसी तरह हमारे पास एक जो है वो पासवर्ड की इनपुट होती है। अगर यहाँ पे मैं इनपुट कॉलन पासवर्ड लिखूँगा, मेरे पास जो एक टाइप पासवर्ड होती है हमारे पास, इसको मैं रीलोड करूँगा। इसमें बेसिकली फ़र्क ये होता है कि इसमें हम जो भी चीज़ टाइप करते हैं ना, वो इस तरह से हिडन आती है। इसमें भी हम इन चीज़ों को भी छोड़ सकते हैं, आगे देखेंगे इसको। लेबल में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जेंडर अगर ले रहे हैं, इनपुट जो है हमारे पास इसके लिए रेडियो आती है टाइप। ठीक है, और इसमें एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने फॉर एग्जाम्पल इसका जो लेबल है वो बाद में लिख दिया इस तरह से, और इसके बाद मैंने एक BR डाला,
और इसको मैंने 3 दफ़ा कॉपी करके फॉर एग्जाम्पल डाल दिया, 2 दफ़ा डाल दिया, ये इस तरह से आ गया। एक लेबल इधर ऊपर डाल देते हैं, इधर एक हेडिंग डाल देते हैं, पैराग्राफ डाल देते हैं कि यूज़र ने क्या पुट करना है, ये ऐसे डाल दिया हमने, ठीक है। और ये इसका लेबल हो गया, और ये जो है इसका लेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम दे देते हैं मेल, और इधर जो है फीमेल लिख देते हैं, ठीक है। अब इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे अभी। इसको मैंने रीलोड किया। अब यहाँ पे जो है मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। हालांकि आपने देखा होगा वेबसाइट में, अगर हम इसके साथ भी जो टेक्स्ट होता है उस पर भी क्लिक करते हैं तो वो चेक हो जाता है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेक हो रहा है। बट इसमें एक और इशू है कि ये जो है ना दोनों एक साथ भी चेक हो ही जा रहे हैं। तो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो नेम का एट्रीब्यूट है ना, हमने दोनों के अंदर ना सेम नाम लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल जेंडर कलेक्ट कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे दे सकते हैं कि ये जो है ना जेंडर है, ठीक है। और ये जो है ये भी जेंडर ही है। इससे होगा कि एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ दूसरा जो है वो अनसेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ अगर लेबल का सीन देखें तो उसके लिए या तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो आईडी आ रही है ना इनपुट के अंदर, हमने देखा होगा कि लेबल के अंदर हमारे पास एक 4 का एट्रीब्यूट शो करता है जैसे हम लेबल का टैग लगाते हैं। इस 4 के अंदर हम जो है कोई आईडी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेल, ठीक है। और यहाँ पे जो आईडी देंगे असल में 4 में हमने वही देना। मैंने इसको आईडी दे दी मेल की इनपुट को, और 4 के साथ जो है उसे मैंने रेफ़र कर दिया। अब जैसे ही मैं इस पर भी क्लिक करूँगा ना तो वो चेकड हो जाएगा, ठीक है। अभी इस पर नहीं हो रहा, इसी तरह सेम जो है हम इधर भी कर लेंगे। इधर मैंने ये लिखा और इसी के साथ जो है 4 लगा के इसके साथ इसको जो है वो कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और होती है फॉर्म के अंदर, कोई ना कोई एक जो है वो पहले से सिलेक्टेड होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं रीलोड करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है दोनों ही अनसेलेक्ट हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले इनपुट को सिलेक्टेड बनाना, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक सिलेक्टेड, इसके लिए चेक नाम का आता है। चेक नाम का एक एट्रीब्यूट आता है। ये जो है ना जैसे एक एट्रीब्यूट ही है, इसमें वैल्यू नहीं होती इसकी। मतलब अगर ट्रू करना चाहे तो वो भी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही होता है, ठीक है। हम चेक लिख देंगे ऐसे ही, तो इससे क्या होगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट भी जो है चेकड ही रहेगा। अगर मैं ये रीलोड भी कर रहा हूँ पेज को तो ये जो है अनचेकड नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ फॉर्म के अंदर जो है हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट एरिया में जो है यही चीज़ है, यहाँ पे जब मैं दिखाता हूँ ये कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। इसको मैं जो है नीचे कर देता हूँ बिगाड़ लगा के, ठीक हो गया। अच्छा, अब यूज़र को पता कैसे चलेगा, चलो ये तो क्या हमने हेडिंग दे दी, इसके अलावा भी सम टाइम फॉर एग्जांपल हर जगह ये हेडिंग नहीं होती। इसके अंदर भी कुछ लिखा होता है कि यूज़र को पता चल रहा होता है कि यूज़र ने यहाँ पे क्या पुट करना है बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास ना एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम जो है एक मैसेज लिख सकते हैं यूज़र को दिखाने के लिए कि इसमें जो है इस इनपुट के अंदर यूज़र ने क्या एंटर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने नेम वाली इनपुट में कहा एंटर योर नेम, ठीक है। और इसी तरह जो है बाकी इनपुट्स में भी हम लगा देते हैं। इनमें नहीं लगता, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में हम लगा सकते हैं। इस तरह से जो है यूज़र को शो हो जाएगा। अब जैसे वो इसमें टाइप करना स्टार्ट करेंगे वो जो है वो चला जाएगा। अच्छा, इसी के साथ बटन्स वगैरह भी होते हैं हमारे पास यहाँ पे। एक हमारे पास इनपुट की भी टाइप होती है बटन बेसिकली, बट हम जो है बटन यूज़ करेंगे। बटन में इसका टैग होता है एक हमारे पास, इसमें जो है हम जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे इसके सेंटर में वो काइंड ऑफ एक बटन की तरह हमें नज़र आ जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह से। और यहाँ पे मैं एक गियर लगा देता हूँ।
इसी के साथ हमारे पास जो है वो बटन की भी कुछ टाइप्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सबमिट अगर फॉर्म के अंदर लगा हो तो पहला बटन जो है वो सबमिट का ही काम कर रहा होगा। ये तो हम यहाँ पे टाइप के साथ भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टाइप जो है इसकी सबमिट रहेगी, ठीक है। तो अब भी ये सबमिट का काम करेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, गौर कीजिएगा यहाँ से जो है ये पेज रीलोड करेगा, ठीक है। रीलोड हुआ पेज। असल में ये क्या कर रहा है, फॉर्म को सबमिट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब फॉर्म के कुछ टैग और देख लेते हैं। सपोज हमने जो है सेलेक्ट का एक टैग होता है हमारे पास, वो नहीं दिखा। सेलेक्ट क्या करता है, हमें जो है वो एक ड्रॉप डाउन काइंड ऑफ बना के देता है, जिससे जो है मल्टीपल वैल्यूज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसे कह रहा हूँ यूज़र को, इसके अंदर हमारे पास ना ऑप्शन आते हैं। मैं इस पर भी एक लेबल लगा देता हूँ ऊपर की तरफ को, लेबल, ठीक है। और वगैरह मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं लैंग्वेज वगैरह अगर यूज़र सेलेक्ट करनी है। अब सेलेक्ट के अंदर ना बेसिकली हमारे पास जो है वो ऑप्शन नाम का टैग आता है, ठीक है। ऑप्शन इसका चाइल्ड है। यहाँ पे हम डिफरेंट जो है वैसे ऑप्शन शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अरबिक है, उसमें ये आता है। इसी के साथ उर्दू है। इस पे जैसे वो क्लिक करेगा उसे ये ड्रॉप डाउन टाइप शो हो जाएगा। अच्छा, एक इनपुट होती है हमारे पास, उसमें ना हमारे पास एक डाटा लिस्ट भी आती है। ये एक इनपुट लिखी फॉर एग्जांपल सिंपल मैंने फॉर एग्जांपल ये सर्चिंग के लिए लिख दिया। अब सर्च इसमें क्या करना है, सर्च कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पे जो है कोडिंग की लैंग्वेज सर्च करनी है इसमें, ठीक है। अब उसको कोई सजेशन नहीं वगैरह शो नहीं होती। इस तरह की जो चीज़ें वो हम कर सकते हैं कि उसको जो है एक सजेशन के लिए लिस्ट शो करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डाटा लिस्ट नाम का एक टैग आता है, ठीक है। इसके बीच में भी हम जो है ऑप्शंस डाल सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू वगैरह अभी के लिए रहने देते हैं। और इसके सेंटर में जो हम लिख सकते हैं जो भी ऑप्शन उसे हम सजेस्ट करना चाहते हैं इनपुट पे टाइप करते हुए। फॉर एग्जांपल C++ है, सी है, C# है। अच्छा, उसके लिए यहाँ पे ना एक एट्रीब्यूट आता है इनपुट के अंदर लिस्ट नाम का। लिस्ट के अंदर जो है वो एक आईडी देगा। आईडी किसकी, इसकी आईडी, जो भी इसको आईडी दी होगी ना हमने। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज इसकी मैं दे दी, मैं खाली लैंग लिख दिया। ये आईडी जो है हमें लिस्ट में प्रोवाइड कर देनी इस तरह से, ठीक है। इससे हो गई है। अब जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा ना, उसको ये काइंड ऑफ एक मेन्यू भी हो देगा, ठीक है। और जिस तरह वो टाइप करना स्टार्ट करेगा उसको जो है वो उसी हिसाब से जो है वो फ़िल्टर करके दिखाने लग जाएगा कि ये जो है तुम टाइप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने खाली सी किया तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो शो करवा दिए उसने, ठीक हो गया। इसी के साथ हमारे पास एक ऑप्शन ग्रुप भी होता है बेसिकली। तो हम जो है इसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ग्रुपिंग के लिए जो है फॉर एग्जांपल, हाँ यहाँ पे हम कर सकते हैं। मैंने कहा ऑप्शन ग्रुप, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर मैंने ना ये वाली लैंग्वेजेस ऐड कर, ठीक है। और इसको मैं लेबल लिख दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसे कहा जो है डाटा साइंस के लिए यूज़ होनी है। और एक और हम ग्रुप बना सकते हैं इसके अंदर। और फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है मैं वेब के रिलेटेड से लैंग्वेज शो करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसको देखते हैं कि क्या इसने फ़र्क डाला। अच्छा, कहाँ पे था हमारा मेन्यू, मैंने डाटा लिस्ट में ऐड कर दिया, यहाँ पे नहीं यूज़ होता। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए ना एक सिलेक्ट मेन्यू बना देता हूँ।
ये एक सेलेक्ट का टैग बन गया, ठीक है। डाटा लिस्ट 2 बन गए, इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो इस तरह से जो है ग्रुपिंग बन गई है। इस ग्रुप के जो है वो उसके नीचे उसके ऑप्शन शो हो रहे हैं, इस ग्रुप के ऑप्शन जो है वो उसके नीचे शो हो रहे हैं। ये इस तरह से बनेंगे। एक सेलेक्ट का टैग लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने ग्रुप बना दिया और लेबल जो हम देंगे वो बेसिकली वहाँ पे जो ऊपर हेडिंग के तौर पे शो हो जाएगा इसके अंदर इस तरह से। अच्छा, ये फॉर्म बनाते जा रहे हैं। फॉर्म को जो है हम एक ना बॉर्डर टाइप के बॉक्स के अंदर ना रैप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ना एक टैग आता है फील्ड सेट का। मैं अभी कंप्लीट फॉर्म ही उसमें रैप कर देता हूँ, फील्ड सेट, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बस ना ओनली अगर आप HTML से फॉर्म बना रहे हैं थोड़ा सा जो है वो खूबसूरत लगता है, बाकी CSS के थ्रू ये चीज़ें तो हो ही जाती हैं, ठीक है। ये एक ना बॉक्स सा बन गया और उसके अंदर जो है कंप्लीट फॉर्म हमारा आ गया। और इसमें एक और इसका टैग आता है फील्ड सेट के फौरी बाद आपने लिखना है लेजेंड का। फॉर एग्जांपल इसमें मैं लिख रहा हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये मैंने इसके अंदर जो है टेक्स्ट लिख दिया और ये जो है मुझे इधर बॉर्डर के बिल्कुल कट के ऊपर ना इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्म को सबमिट करने के टाइम पे ना कुछ हमारे पास जो है वो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इसकी वैलिडेशन में यूज़ हो सकते हैं। उनमें सबसे पहले जैसे मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ ना, ये जो है इसको रीलोड कर रहा है पेज को और डाटा को सबमिट करी जा रहा है। हालांकि फॉर्म जो है हमारा फिल भी नहीं हुआ अभी, ठीक है। यूज़र ने कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की इसमें, उसके बावजूद जो है इसे सबमिट करी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ चीज़ों का रिक्वायर करना चाहते हैं कि यार ये जो है रिक्वायर्ड है, उसके अलावा जो है यूज़र चाहे फॉर्म को एम्प्टी छोड़ दे चल जाएगा। उसके लिए सबसे पहले जो मैं इस नेम वाली इनपुट को कहता हूँ रिक्वायर्ड, तो उसके लिए हमारे पास जो है रिक्वायर्ड नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, ठीक है। मैंने इसको भी कर दिया, मैंने जो है पासवर्ड को कर दिया, इसी के साथ जो है बाकी चीज़ों को भी मिस कर देते हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ये जो है यहाँ पे इसको एक मैसेज शो करवा देगा एरर टाइप का कि इसे जो है फिल करो। अच्छा, मैंने इसे फिल किया और जैसे ही मैं इसे सबमिट करता हूँ ये पासवर्ड वाली वैल्यू का, क्योंकि हमने इस पर भी रिक्वायर लगाया था। खैर मैं इस पर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और अब सबमिट करो। अब जो फॉर्म सबमिट हो गया। अब जैसे ही सबमिट होता है ये रिफ्रेश होकर फॉर्म जो है खाली हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पेज को जो है वो कम्प्लीटली रिफ्रेश कर देता है। डेट की इनपुट भी बता देगा, जी, डेट की इनपुट। अच्छा जी। डेट की भी वैसे ही है, इसमें जो है सीन यही होता है कि यहाँ पे जो आपने टाइप जहाँ पे दी हुई है उसकी पासवर्ड, ठीक है, या टेक्स्ट, इसे जो है आप डेट कर दें। डेट के लिए आपके पास डेट टाइम भी आता है, डेट टाइम लोकल टाइप की भी आती है, खाली डेट की भी आती है। तो आप बाकी ये जितनी भी टाइप्स हैं ना इनको ट्राई खुद कीजिएगा कि किस तरह से आपके पास जो है वो निकल के आती हैं, ठीक है। ये डेट वाली आ जाती है, इसमें जो डेट वगैरह हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक डेट टाइम की जो होती है, एक मंथ की भी होती है वैसे हमारे पास। डेट टाइम के अंदर आपको डेट टाइम भी है जो है वो टाइम भी बेसिकली एंटर आप कर सकते हो। इसकी जो टाइप मैंने चेंज की है ना, ये डेट टाइम वाली नहीं उठा रहा, एक हमारे पास मंथ की होती थी। इसमें जो है बेसिकली हमें क्या है मंथ वगैरह शो करवा देता है, ठीक है। हम जो है मंथ वाला सेलेक्ट कर सकते हैं ईयर के साथ, ठीक है, इस तरह की। इसके बाद फॉर्म में है वैलिडेशन वगैरह को हम देख रहे थे। हमने जो है फील्ड्स को रिक्वायर कर दिया कि ये जो है रिक्वायर रहेंगे। इसी के साथ पासवर्ड के अंदर एक चीज़ और हम कर सकते हैं, हमारे पास एक मेन लेंथ का आता है। पासवर्ड के अंदर भी हम बाकी में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली पासवर्ड के लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मिनिमम जो है वो 6 जो है वो पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 12 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे जो भी जो है वो इसे जो एरर थ्रो कर देगा इससे अगर कम पासवर्ड यूज़र एंटर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने 4 डिजिट एंटर किए और मैं इसे जो सबमिट कर रहा हूँ, नेम भी मांगेगा, मैं वो भी एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया ये जो है उसे शो करवा रहा है कि अभी जो है तुमने 4 करेक्टर एंटर किए हैं, एटलीस्ट जो है वो 6 और इससे ज़्यादा एंटर करो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 12 से ऊपर जाता है तो वो उससे ऊपर वो टाइप ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो है वो सबमिट हो जाएगा फिर।
अब डेट वगैरह भी रिक्वायर है, और यहाँ पे हम इसे दे देते हैं डेट शीट भी, और मंथ भी दे देते हैं। ये जो फॉर्म अब सबमिट हो गया। हमारे पास एक रीसेट का भी आता है, ये यूज़ कम ही होता है, बट एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, समटाइम यूज़ भी हो जाता है। बटन की टाइप होती है बेसिकली रीसेट, ठीक है। आप जो है यहाँ पे इसका टेक्स्ट शो करवा सकते हो। इससे होता ही है कि फॉर्म की तरह अगर आपने कोई भी चीज़ लिखी हुई है, आप उसे जो है वो खाली कर सकते हो रीसेट के बटन के ऊपर, जस्ट क्लिक के ऊपर आपको जो है कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह या एक्स्ट्रा कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये फॉर्म को जो है वो एम्प्टी कर देगा। बाकी पैटर्न वगैरह क्या होते हैं, वो अगर रेजिक्स वगैरह किसी ने पढ़ी है तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पैटर्न का जो है वो हम पासवर्ड वगैरह पे या ईमेल वगैरह वाले जो होते हैं उस पर लगा के जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हम रेजिक्स अप्लाई कर देते हैं, रेजिक्स उसके अंदर डायरेक्ट पास कर देते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस बना के ना, तो उससे वो जो है वो विदाउट जावास्क्रिप्ट को ऐड किए या लॉजिक वगैरह लिखे उसे वैलिडेट कर रहा होता है प्रॉपर। ईमेल का भी हमारे पास इसी तरह से है, अगर हम टाइप ईमेल दे देते हैं तो वो भी प्रॉपर जो है उस चीज़ को वैलिडेट करता है कि ईमेल यूज़र ने करेक्ट ईमेल ही डाली हो, वो उसी फॉर्मेट में हो प्रॉपर। यहाँ पर मैं टाइप अगर ईमेल कर दूँ, अच्छा ये ईमेल आ गई हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल मैं लॉन्ग ईमेल डाल रहा हूँ, जैसे सबमिट करूँगा ये जो है प्रॉपर उसे बता रहा है कि ईमेल का जो फॉर्मेट है कंप्लीट जिस फॉर्मेट में होती है वही फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म वगैरह में बेसिकली बस यही होता है। बाकी HTML के कुछ जो होते हैं टैग हमारे पास सिमेंटिक टैग होते हैं, उसको थोड़ा सा वैसे स्टडी कर लेते हैं। फॉर्म हमारा जो कंप्लीट हो गया एटलीस्ट, बाकी काफ़ी ज़्यादा इस पर फील्ड होती हैं। बाकी यूज़ में डेली मरा में यही आ रही होती हैं, बल्कि ये भी इनफ है, इससे भी कम चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे होते हो डेली बेस पे। अब HTML की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जो है हमारे पास सिमेंटिक टैग्स यूज़ होते हैं, सिमेंटिक टैग्स इन HTML, ठीक है। इसको करते हैं, ये होते क्या बेसिकली, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, फॉर्म वाली साइड पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। नहीं, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, सिमेंटिक एलिमेंट्स इज इक्वल टू एलिमेंट विद अ मीनिंग। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका ना, जिनके नाम में ही कोई एक्चुअल मीनिंग होता है, ठीक है। हमें जो है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ना वही एलिमेंट्स जो है, वही टैग जो है वो यूज़ करने चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई है, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग, ठीक है। मतलब कि उनके नाम में ही उनका जो है वो मतलब भी होता है कि वो किस पर्पज़ के लिए हैं, और टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर, ठीक है। मतलब वो डेवलपर के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, जब वो कोड को रीड कर रहा हो आपका, कोई दूसरा कोई डेवलपर आपका कोड रीड कर रहा हो, उसको भी आसानी होगी चीज़ें समझने में। जिस तरह से हमने जो है हेडिंग को और बॉडी को जो है वो अलग अलग किया है यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल काफ़ी बड़ा टेबल है या काफ़ी ज़्यादा कोड है, तो उसके अंदर ये चीज़ रीडेबिलिटी के लिए आसान हो जाती है अगर इस तरह से हम प्रैक्टिस यूज़ करेंगे। और ब्राउज़र के लिए भी वो चीज़ सही रहती है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सिमेंटिक टैग्स वगैरह। इससे जो है आपकी वेबसाइट रैंक करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन वो जो है वो आपकी वेबसाइट क्रॉल कर रहे होते हैं आपके कोड की बेस पे। अच्छा, बैटरी लो हो गई है। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। इसमें जो है हमारे पास डिव आ जाता है, ठीक है, स्पैन आ जाता है, टेल नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, ठीक है। इसके नाम से हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसके अंदर जो है वो क्या कंटेंट आने वाला है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स, उनमें हमारे पास फॉर्म है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ये जो है फॉर्म बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। हमारे पास टेबल है, आर्टिकल है, ठीक है। ये क्लियरली डिफाइन इट्स कंटेंट, ठीक है। उनके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो है इसके अंदर क्या कंटेंट आने वाला है,
ठीक है। बाकी कुछ HTML इन्वेंटिंग एलिमेंट्स होते हैं। मैनी वेबसाइट कंटेन HTML कोड लाइक div लिखी, ID लिख दी nav की, ठीक है, और div क्लास लिखी, हेडर लिख दिया, फुटर ID दे दी, मतलब हर चीज़ में div ही डाली होती है, जो कि जो है वो इन HTML देयर आर सम सिमेंटिक टैग, मतलब वो जो चीज़ वो अच्छी नहीं होती, ठीक है, टू इंडिकेट नेविगेशन हेडर एंड फुटर। बट इसके लिए ना हमें प्रॉपर नेम वाले जो टैग है वही यूज़ करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन HTML देयर आर सम सिमेंटिक एलिमेंट्स दैट कैन बी यूज टू डिफाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेजेस। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल का एक अपना जो है वो पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई आर्टिकल लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर, ये वो वाली जो एरिया है उसको कवर कर रहा होगा कंप्लीट। इसी तरह असाइड का जो है वो एक साइड बार के तौर पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वेबसाइट के अंदर हम देख रहे हैं, इसके अंदर ये एक साइड बार है, ठीक है, ये असाइड के अंदर जो है रैप किया जाता है। डिटेल्स के अंदर कोई अगर हम डिटेल दे रहे हैं तो उस हिसाब से फिगर, कैप्शन, फिगर वगैरह, फुटर शूटर हो गया। फुटर हमेशा जो है वो बिल्कुल एंड पे करके आता है, जो कि वेबसाइट के फुट में करके होता है, ठीक है। इस तरह हेडर जो होता है, लाइक ये लगा लेंगे, जो मेन आपको पेज सबसे पहले शो होता है वो हेडर के अंदर होता है। जैसे इस वेबसाइट के बिल्कुल इस पे जाए ना हम, होम पेज पे जो आपको मेन पेज शो होगा वो हेडर के अंदर ऐप होता है बेसिकली। मेन के अंदर आपका जितना भी कंटेंट होता है ना वेबसाइट में, उस हेडर के बाद से या हेडर के अंदर भी अगर आप लगाना चाहें, वहाँ से लेके जो है एंड तक, फुटर से पहले पहले, वो आपका सारा जो है वो मेन के अंदर ही रैप होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें ये हेडर है, ठीक है, ये नैबर होगी, अब यहाँ से सेक्शन से लेके यहाँ तक ये सारा मेन के अंदर रैप होता है, और बाकी जो टैग्स हैं इसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। मेन जो है इसलिए यूज़ होता है। बाकी मार्क हमने देखा हाईलाइट वगैरह करने के लिए चीज़ों को, इससे जो है प्रॉपर जो है वो ब्राउजर्स को या सर्च इंजन को पता चल रहा होता है कि ये एरिया जो है वो हाईलाइट किया गया प्रॉपरली। नैब का टैग जो है, जैसे ये हमारे पास जो है नैब बार शो हो रही है ना, मतलब ये एक लिस्ट वगैरह शो हो रही है टॉप पे, जिसमें हमारे पास वेबसाइट का लोगो वगैरह होता है, कुछ पेजेस वगैरह के लिंक्स होते हैं, ठीक है, बटन होते हैं साइन अप लॉगिन के। तो ये जो एरिया होता है ये नैब बार के अंदर रैप होता है बेसिकली, ठीक है। सेक्शन हम डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। मतलब हमें पता है कि ये एक एरिया के बारे में बात चल रही है, अभी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या यहाँ पे एंड हो रहा है जाकर, तो इसको जो है हम एक सेक्शन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एक अलग चीज़, अलग टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो उसे जो है हम अलग एक सेक्शन का टैग बना के उसके अंदर रैप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें चल रही होती हैं, टाइम के अगर कहीं पे आप टाइप मेंशन कर रहे हैं, आप टाइम का टैग लगा लें, ठीक है, उसके बीच में लिख लें। कोई समरी लिख रहे हैं, कोई समरी की जो है उसमें समरी का टैग लगा लें। बस जो अपने नाम से जाने जाने वाले टैग हैं ना, उनका यूज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बाकी ये डिटेल इन्होंने दी हुई है इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसके और हमें क्या क्या जो फ़ायदे मिलते हैं, कौन कौन से टैग्स हैं हमारे पास, इसको जो है सारों ने लाजमी चेक करना है, ठीक है। और इसके साथ जो है आपको दो जो है वो मैं भेजूँगा असाइनमेंट्स, टास्क लिंक्स होंगे, उनको ओपन करके देख लीजिए। वो कोई वेब पेजेस बने होंगे, एक टेबल की होगी, ठीक है। इसी तरह जो है एक हमारे पास होगी फॉर्म के रिलेटेड, वो सब ने कंप्लीट बनानी है और कोशिश करनी है कि जैसा उसमें नज़र आ रहा होगा आपको टास्क, आपने जो है वो एज इट इज़ ही बनाना है। मैंने बल्कि आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं स्क्रीन करता हूँ दोबारा शेयर। अच्छा, ये बेसिकली कुछ होगा इसका टेबल वगैरह का एक टास्क होगा, आपने जो है वो एज इट इज़ बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो टैग्स आपको बनाएंगे उनको यूज़ करते हुए, इसी के साथ जो है ये फॉर्म वगैरह का है, ठीक है। इसमें हम कोशिश वही की है कि जो आपको कराया जाए वही यूज़ हो रहा है, इसमें एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो
दो ही ये रह गए। आप लोगों को क्वेश्चन है किसी चीज़ के रिलेटेड? क्यों उमर, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा उमर, आपने वैसे तो पहले किया ही हुआ काम। एच टी एम एल तो हमारी यहाँ पे हो गई ख़त्म। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ जी। जो नई सीखने को मिली हो, जो आपने पहले उस पर काम नहीं किया हो, या आपको लगे हो ये हेल्पफुल है, आनी चाहिए, पता होनी चाहिए? हाँ, ये HTML के एट्रीब्यूट्स जो है ना, वो एक दो जब मुझे पहले नहीं था पता, वो अभी पता चला। ठीक हो गया। मतलब कुछ ना कुछ तो जी फ़ायदा हुआ ही होगा ना आपको यहाँ बैठने का। जी जी, लेकिन हाँ वो तो जाहिर बात है, वो तो होता ही है, क्योंकि एक टीचर जाहिर बात है कि वो उसके बिना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ इंसान। टीचर का होना तो लाजमी होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी और बात का बिल्कुल लेकिन मैटर। हाँ, लेकिन ये भी है ना कि जो प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीज़ रिक्वायरमेंट हो तो हम लोगों ने तो, आपको भी पता है कि उसी के ऊपर ही सर्च करनी होती है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। जब तक वो चीज़ सामने ना आए तो उसको तो सर्च भी नहीं करते। ऐसे ही है। और एक जो डेवलपर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरे ख्याल में कोई 90% तो उसने कोड जो है ना वो तो उठा के लगाना होता है वेबसाइट के ऊपर या कोई ऐसे भी ही है। प्रोजेक्ट के ऊपर। बिल्कुल। बाकी वो 10% अपनी लॉजिक के ऊपर वो इस तरह कर बिल्कुल। लेते हैं। अच्छा आपने भी गौर किया होगा कि मैं बार बार जो है ना गूगल पे लेके जाता हूँ, इसलिए लेके जाता हूँ कि कोई चीज़ अगर आपने सर्च कर रही है, ठीक है, तो उसे किस तरह से वो करें। अब असल जी में यहाँ आप लोग तो जी थोड़ा जी काम किया हुआ पहले ही। हमारे पास कुछ बिल्कुल ही नील स्टूडेंट भी आते हैं जिन्हें बिल्कुल इस रिलेटेड फील्ड के बारे में पता भी ना हो। कुछ आईसीएस के भी होते हैं, कुछ मैट्रिक के भी होते हैं। तो उस हिसाब से हमने जो है असल में इस कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ, बिल्कुल स्क्रैच से लेके चीज़ों को बताया हुआ, ताकि उनको भी समझ आ जाए जिन्होंने बिल्कुल इस बारे में पढ़ा ही नहीं है, जिनको इल्म ही नहीं है ये है क्या। तो उस नज़र से देखें तो ये जी जी, ऐसे ही। इसलिए हम चीज़ों को उसी तरह से जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। बाकी यही है कि आज का टॉपिक भी करते हैं क्लोज। कल से जो है इंशाल्लाह सीएसएस को देखेंगे। ठीक हो गया। ठीक। हमारी कंपनी में सर उधर ना पहले इधर अरेबियन होटल्स का भी काम आया हुआ था, वो भी मेरे से करवाया था उन्होंने। हाँ। अरेबियन होटल नहीं दुबई में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। नाम सुना हुआ है। हाँ, उनकी वेबसाइट का काम आया था, वो मेरे से करवाया था फिर उन्होंने उसका सही भी। हो गया, माशाल्लाह, नाइस। आप कौन सी कंपनी में करते थे काम? क्या नाम है सॉरी। कंपनी का? कंपनी का नाम क्या है जिसमें आप काम करते हैं? मैं ये एक मिनट, क्या मैं नाम। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर